नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा के इंडिपेंडेंस की, कि किस तरीके से गोवा को पोर्चुगीज रूल से आज़ाद कराया गया, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। 1947 में ब्रिटिश तो इंडिया छोड़ के जा चुके थे, लेकिन पोर्चुगीज जो थे वो गोवा में अभी भी बने हुए थे। तो किस तरीके से गोवा को आज़ाद कराया गया, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पोर्चुगीज लोग थे वो इंडिया में आए कैसे थे। वो इस तरीके से आए थे यहाँ पे सी रूट से, और यहाँ पे लैंड हुए थे कैलिकट में 1498 में। वास्को ड गामा आप सबको पता ही है, वो आए थे अपने एक पूरे कंटिजेंट के साथ इंडिया में, वो लैंड किए थे कैलिकट में। और इसके बाद से क्या हुआ, इंडिया और पोर्चुगल में थोड़ा सा ट्रेड रिलेशन जो है वो बढ़े थे। ठीक है, यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह होती थी, ट्रेडर्स आते थे जाते थे, और स्पाइसेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद जो कुछ पोर्चुगीज़ थे उन्होंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया, और साथ के साथ उन्होंने कुछ यहाँ पे सेटलमेंट्स, जो पोर्चुगीज सेटलमेंट्स है यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। 1510 में पोर्चुगीज जो गवर्नर थे इंडिया में वो थे एल्ब्यूकर्क। उन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे गोवा में जो रूल करते थे उनको हरा दिया, और यहाँ पे उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट बना दिया। तो आप अगर ये मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप गोवा को सिचुएट कर सकते हैं। यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे आप लोकेट कर लिया आपने। 1510 में गोवा जो है एक परमानेंट सेटलमेंट बना पोर्चुगीज़ का, और गोवा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पोर्चुगीज़ के लिए। ये कहते थे कि ये उनके लिए एक क्राउन जूल था। ठीक है, गोवा से ही बाकी सारी जितनी भी पोर्चुगीज टेरिटरी थी उन पे नज़र रखी जाती थी, उनको एडमिनिस्टर किया जाता था। तो गोवा का जो लोकेशन था वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट था, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं बात करता हूँ स्टेट ऑफ इंडिया की। देखिए, पोर्चुगीज टेरिटरी जो इंडिया में थी उसको कहा जाता था एस्तादो दा इंडिया या स्टेट ऑफ इंडिया। तो 1947 में ऐसी जो टेरिटरीज थी वो थी गोवा, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, और इनमें जो रूल होता था वो किसका होता था, पोर्चुगीज का रूल होता था, और वो काफ़ी सप्रेसिव रूल हुआ करता था। वहाँ पे परसिक्यूशन होता था हिंदूज का, गोवन कैथलिक्स का, रिलीजियस कन्वर्जन हुआ करते थे, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था, कोंकणी जो कि वहाँ की लोकल भाषा थी उसको सप्रेस किया जाता था। और 1932 के बाद जब ये भाई साहब आए थे, इनका नाम था सालाजार, इन्होंने तो सेंसरशिप और भी ज़्यादा बढ़ा दी। इवन वेडिंग कार्ड्स पे भी सेंसरशिप वहाँ पे होने लग गई। सिविल लिबर्टीज़ बिल्कुल जीरो के बराबर, राइट टू स्पीच, असेंबली, प्रेस, ये तो मतलब वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो इसी सब सप्रेशन के अगेंस्ट लोकल रेजिस्टेंस जो है खड़ा होता है। ठीक है, तो त्रिस्ताओ ब्रेगेंजा कूना ये एक लीडर थे गोवा के। इन्होंने फाउंड की गोवा कांग्रेस कमेटी 1928 में। तो ये पहला ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट था गोवा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू सेंसिटाइज किया लोगों को पोर्चुगीज ऑपरेशन के बारे में, और उनको जो है सपोर्ट मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और गोवा कांग्रेस कमेटी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अफिलिएट बन गई। इनके अलावा पीसफुल प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं, पीसफुल वे में अगर प्रोटेस्ट करने की हम बात करें, तो राम मनोहर लोहिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक नेशनलिस्ट लीडर थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे। इन्होंने फाउंडेशन किया था एक मंडल का जिसका नाम था गोमंतक प्रजा मंडल। दो लोकल लीडर्स के साथ, गोवा के लीडर्स के साथ उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 1946 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था, और उस सत्याग्रह के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो पॉपुलर मूवमेंट ने तो थोड़ी सी तेज़ी पकड़ी, क्योंकि नाराज़गी थी लोगों में राम मनोहर लोहिया के अरेस्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये तो बात हुई पीसफुल प्रोटेस्ट की। आर्म्ड ग्रुप्स भी जो थे यहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। उनमें शामिल थे आज़ाद गोमंतक दल, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गोवा लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ लिबरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पोर्चुगल का क्या स्टैंड था गोवा के बारे में। गोवा के बारे में पोर्चुगल का कहना था कि गोवा जो है पोर्चुगल की टेरिटरी है, पोर्चुगल की कॉलोनी नहीं है, पोर्चुगल की टेरिटरी। ये कंट्री है पोर्चुगल, एक तो यूरोप में स्थित है, और ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये इंडिया में स्थित है। तो पूरी एक कंट्री है, बस फर्क इतना है कि इन दोनों में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। ये पोर्चुगल का स्टैंड था, ये बेसलेस इलॉजिकल सा स्टैंड दिया था पोर्चुगल ने, और इसने कहा कि ये कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये जो टेरिटरी है ट्रांसफर हो ही नहीं सकती इंडिया को, और इंडिया को कोई राइट्स नहीं है इन टेरिटरीज पे। ऐसा पोर्चुगल ने अपना स्टैंड बताया। इंडिया ने थोड़ा टफ स्टैंड लेना शुरू किया, पहले तो प्यार से बात करी लेकिन नहीं मान रहे थे, तो अब थोड़ा सा टफ स्टैंड इंडिया ने लेना शुरू किया। इंडिया ने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन था वो विड्रॉ कर लिया लिस्बन से। इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज पोर्चुगल से टोटली तोड़ दिए। 1954 में वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। पोर्चुगल जो लोग गोवा में थे या दूसरी टेरिटरी में थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस हो गया मूवमेंट में। ठीक है, तो वो मूव भी नहीं कर सकते थे इधर से उधर। 1956 में एक सजेशन दिया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे, गोवा के प्राइम मिनिस्टर सालाजार, उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम रेफरेंडम करा लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या वो चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि पोर्चुगल लोग जो है वो यहाँ पे रहेंगे कि नहीं। इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रेफरेंडम की बात तब होती है जब कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछोगे आप कि आपको किस साइड जाना है, इस साइड या इस साइड जाना है। तो नेबर्स में बात समझ में आती है। पोर्चुगीज कॉलोनियल पार्ट थी जो बाहर से आई थी, उसके साथ क्या का रेफरेंडम। इंडिया की टेरिटरी थी गोवा, उसने
वो ऑक्यूपाई कर रखी थी, तो ऑब्वियसली उसका जाना वाज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो 1956 में ये बात इंडिया ने रिजेक्ट करी थी। लेकिन इससे पहले देखिए 1954-1955 में दो बड़े मेजर वाटर शेड इवेंट्स हुए जिससे मूवमेंट में तेजी आई, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। 1954 में दादरा एंड नागर हवेली जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। 1952 से यहाँ पे कुछ इम्पेडिमेंट्स ऑलरेडी क्रिएट करे जा रहे थे। पर्सन्स और गुड लोग और जितने भी बाहर से बेसिक सप्लाईज आ रही थी उसको यहाँ से धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया जा रहा था। एनएलएमओ, एजीडी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन तीनों ने मिल करके एक फ्रंट बना लिया यहाँ पे, यूनाइटेड फ्रंट फॉर लिबरेशन, और इनको सपोर्ट मिला इंडियन पुलिस फोर्सेस से, और इन्होंने अटैक बोल दिया किस पे, पोर्चुगीज गवर्नमेंट जो दादरा एंड नगर हवेली में रूल कर रही थी उस पर। अब देखिए मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना वहाँ बाहर से लोग आ पा रहे हैं जो फाइट करेंगे, ना बेसिक सप्लाईज आ पा रही है। रेनफोर्समेंट जो थे, जो वेपन्स वगैरह की जरूरत थी वो भी जो है बिल्कुल रोक ली गई थी। ठीक है, तो अब बेसिकली आप देखोगे पोर्चुगीज गवर्नमेंट दादरा एंड नगर हवेली में जो थी वो बिल्कुल बैकफुट पे थी, तो उसने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, उसने हार मान ली, और इस तरीके से 1954 में दादरा एंड नागर हवेली को फ्री कर लिया गया। 1954 से 1961 तक यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया वो किया वरिष्ठ पंचायत और फ्री दादरा एंड नगर हवेली ने, उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बन गई। 1955 में एक और वाटरशेड इवेंट होता है, बहुत ही दुखद इवेंट है, बट इसके बाद से मूवमेंट में तेजी आती है। 1955 में कुछ 20 अलग अलग जगह से कुछ सत्याग्रही जो है गोवा में एंटर हो रहे थे, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट थी गोवा में उसने इन पे अटैक करवा दिया और 30 या उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। तो एंटी पोर्चुगीज जो सेंटिमेंट था वो लोगों में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडिया की कई सारी पार्टीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज्यादा एंटी पोर्चुगीज यहाँ पे अब सेंटिमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। 1955 में एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो लिया इंडियन गवर्नमेंट ने वो था इकोनॉमिक ब्लॉकेट का। उन्होंने अटैक किया टेलीग्राफ पे, रेलवे लाइंस पे, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब पे अटैक किया जो कि जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी हाई था, और उन्होंने बेसिक सप्लाईज भी जो है अब यहाँ पे कट ऑफ कर ली। उसकी वजह से जो है लोगों में काफी ज्यादा रिसेंटमेंट आ गया है ना। अगर बेसिक सप्लाईज नहीं मिल रही है तो उनको क्या लगेगा कि गवर्नमेंट जो है हमारा ध्यान नहीं रख रही है, तो एंटी गवर्नमेंट यहाँ पे सेंटिमेंट बनना शुरू हो गया। और ये सब काम किए गए आर्म्ड ग्रुप जो मैंने आपको बताए थे पहले उनकी मदद से, इसीलिए आर्म्ड ग्रुप्स का काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व था। ठीक है, तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया। अब इसके बाद वीके कृष्णा मेनन ने काफी ब्लंट सा स्टेटमेंट दिया। ये डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय इंडिया के। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ने जो है यूज ऑफ फोर्स अब्जॉर्ब नहीं किया है। मतलब अभी हम प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोर्स का यूज नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, साफ साफ इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बोला ही था और कुछ समय बाद 24 नवंबर 1961 को साबरमती जो कि एक पैसेंजर बोट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा? पोर्चुगीज ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा। यहाँ पे एक बोट चल रही थी साबरमती, अंजदीप आइलैंड यहाँ पे पोर्चुगीज टेरिटरी थी, बेसिकली ये गोवा का ही पार्ट थे, है ना, अभी भी ये गोवा का ही पार्ट है। यहाँ पे पोर्चुगीज ग्राउंड फोर्सेस थी, उसने अटैक कर दिया किस पे? इस साबरमती पे, और कई सारे लोग इसमें घायल हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद स्टेटमेंट दिया, कंटिन्यूएंस ऑफ गोवा अंडर पोर्चुगीज रूल इज एन इम्पॉसिबिलिटी। अब पोर्चुगीज गोवा को रूल नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ ब्लंट लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट दिया। इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है, ऑपरेशन विजय। एक बड़ा मिशन लॉन्च होता है 17 दिसंबर 1961 को। अब आप ये पिक्चर देखिए, खासकर ये वाला पिक्चर देखिए, आप देख रहे हैं, आप लोकल्स हैं, इनको बड़ी खुशी है कि अब इंडियन आर्म फोर्सेज आ गई है और अब हम आजाद हो जाएंगे और पोर्चुगीज यहाँ से चले जाएंगे, इनका सप्रेसिव रूल जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अटैक होता है वो चौतरफा होता है। देखिए यहाँ पे अटैक होता है, यहाँ से अटैक होता है सी के थ्रू, यहाँ पे इंडियन नेवल शिप्स भेजे जाते हैं, यहाँ पे ग्राउंड फोर्सेज आई जाती है ना। मरमागांव में इनका पोर्चुगीज का एक एयरबेस होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अपनी एयरफोर्स के थ्रू। तो आप देखेंगे तीनों जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो तीनों अटैक करती है और हर तरफ से अटैक करती है। और इसके साथ में गोवा के साथ में दमन एंड दीव में भी अटैक चल रहा होता है, उसको तो 2 दिन में आजाद करा लिया जाता है। वहां पे ग्राउंड फोर्सेज भी बहुत होते हैं, वहां पे ग्राउंड फोर्सेज अपना काम करते हैं, 2 बटालियंस जाते हैं और दमन एंड दीव को आजाद करा लेते हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होता है और 19 दिसंबर 1961 को पोर्चुगीज को सरेंडर करवा दिया जाता है। ठीक है, 19 दिसंबर को इंस्ट्रूमेंट साइन हो गया सरेंडर का और गोवा और दमन दीव आजाद हो जाते हैं। 451 साल का जो रूल था वो फाइनली एंड हो जाता है। 451 साल, 1510 में आए थे गोवा में, मैंने आपको बताया था, और 1961 में गए। तो ये पहली कॉलोनियल पावर है जो आई थी और आखिरी कॉलोनियल पावर है जो गई थी। ठीक है, आप याद रख सकते हैं अगर किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो। पोर्चुगीज वॉज द लास्ट टू लीव। ठीक है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा था? अपन ने ऑपरेशन करा लिया, अपन ने आजाद करा लिया हमारी टेरिटरी को, इस पे इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा? यूएस और वेस्ट जो थे उसने इसको कंडेम किया। उसने बोला इंडिया तो है भाई नॉन वायलेंस की बात करता है और आप वायलेंस पे आ गए।
देखिए बड़ा दोगला स्टैंड था यूएस और वेस्ट का, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये आप एंटी कॉलोनियल बातें कर रहे थे कि अब कॉलोनियलिज्म को खत्म हो जाना चाहिए। अब इंडिया ने जब एक एंटी कॉलोनियल एक्शन लिया तो उसको आप कंडेम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक हिपोक्राइट स्टैंड था। लेकिन यूएसएसआर जो है, सोवियत यूनियन, उसने इंडिया को पूरा सपोर्ट किया। उसने यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन लाया गया था इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए, यूएसएसआर ने उसको वीटो करवा दिया। ठीक है, यहाँ से जो है दोस्ती और भी बढ़ी। 1971 में तो जाकर के और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, उसकी हम बात करेंगे 1971 के वॉर वाले वीडियो में। और पोर्चुगीज का क्या स्टैंड था? पोर्चुगल ने जो है इंडिया से इसके बाद कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे 1974 तक। उसके बाद फिर से डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम हुए थे। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हमारे ऑपरेशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। ठीक है, हमने आज़ाद तो करा लिया। अब 1963 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। गोवा, दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। दादरा एंड नगर हवेली को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। मतलब ये एक पूरी यूनियन टेरिटरी है। गोवा, दमन एंड दीव पूरी एक यूनियन टेरिटरी और दादरा एंड नगर हवेली एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बाद में फिर चेंजेस आए। गोवा जो है वो उसको स्टेट का दर्जा मिल गया 1987 में, 1987 में। और अभी रिसेंटली एक चेंज और आया है इधर, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया एक यूनियन टेरिटरी में। तो अब बेसिकली ये पूरी की पूरी एक इकलौती एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है बेसिकली। ठीक है, अब ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी किस तरीके से गोवा को आज़ाद किया गया, करवाया गया और किस तरीके से पोर्चुगीज को यहाँ से खदेड़ा गया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।